Hello dear student, we were discussing about the chromosomes organization. क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसके नंबर्स कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन सी साइज़ और शेप इसमें रहती है। देन उसके बाद में इसके जो इसके साथ में जो एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। और नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो स्ट्रक्चर जो हम क्रोमोसोम्स की पाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर इससे एसोसिएटेड रहती है। तो ये क्रोमोसोम्स का एक टिपिकल डायग्राम है और इसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और एक ये सैटेलाइट है। तीन तरह के स्ट्रक्चर हमें इसमें बिल्कुल नज़र आती है। देन इसके बाद में इधर का एक डायग्राम है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें बिल्कुल जो टिप है क्रोमोसोम्स का जो टिप है वो टीलोमियर, उसको टीलोमियर के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में क्रोमोसोम्स के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हाईली कंडेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा संघनित होते हैं, उनको हम हेटेरोक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कम कंडेंस होते हैं, लो संघनित होते हैं, कम संघनित होते हैं, उनको हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन्स ऐसे पार्ट को के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है जिनसे हमें किसी तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये जनरली थ्रू आउट लाइफ ये इनएक्टिव रहते हैं। रेयर कंडीशन में हेटेरोक्रोमेटिन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम्स को वो पार्ट होता है जिससे जनरली मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो टीलोमियर बिल्कुल यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स के जो टिप होता है वहाँ पर जो पार्ट बनता है वो टीलोमियर से होता है और इसका फॉर्मेशन भी एक अलग प्रकार के एंजाइम्स होता है, डीएनए पॉलीमरेज से नहीं होकर के टीलोमरेज एंजाइम से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसमें एक काइनेटोकोर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास में। जो इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के आधार पर ये हो सकता है जैसे एसेंट्रिक हो या मोनोसेंट्रिक या डाइसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक हो सकता है या डिफ्यूज हो सकता है। जो काइनेटोकोर्स जनरली वो एरिया है जहाँ पर आकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ पर अटैच होने के बाद में वो उनको एक दूसरे की तरफ खींचती है ताकि उससे जो दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो सके। एक्चुअली ये शब्द जनरली तब काम में आता है जब ये मेटाफेज अवस्था में इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम से आकर के अटैच होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन से पहले जो कोशिका है, कोशिका G1 फेज में जाती है, देन उसके बाद में S फेज में जाती है, देन उसके बाद में G2 फेज में जाती है और फिर M फेज में आती है। तो जब कोशिका S फेज में जाती है तो उस अवस्था में क्या होता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स का या एक डीएनए की कॉपी वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। इस अवस्था में जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी संख्या मतलब डबल हो जाती है और वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं जिसको हम काइनेटोकोर्स के नाम से जानते हैं। और उस काइनेटोकोर पे आकर के फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती है और फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स डिफरेंट पोल पे क्रोमोसोम्स को खींचती है और दोनों जो पार्ट है क्रोमोसोम्स के जो रेप्लिकेशन के दौरान बने हैं, अलग अलग जो क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं, तो उनको वो खींच करके दोनों पोल की तरफ ले जाती है और टीलोफेज अवस्था में फिर ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो काइनेटोकोर्स क्या है, वे पार्ट है डीएनए का बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के उनसे जुड़ती है। देन उसके बाद में जो सेकेंडरी जो कंस्ट्रिक्शंस होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन ये न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में काम करता है। और जो सैटेलाइट जो होता है सभी क्रोमोसोम्स नहीं होता, कुछ क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट का
ना फॉर्मेशन होता है, तो ये इट शेप और साइज फिक्स्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के रूप में ये सैटेलाइट अगर प्रेजेंट है तो उसकी शेप और साइज इसमें बिल्कुल फिक्स टाइप की रहती है। टीलोमर्स, जैसा कि मैंने बताया भी, इसके बिल्कुल टिप वाला पार्ट उसको टीलोमर के नाम से जानते हैं। और टीलोमर्स टीलोमरेज एंजाइम्स उसका फॉर्मेशन करता है। और न कि डीएनए पॉलीमरेज, ये बहुत ही ध्यान रखना है। इसके अलावा दो शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है डीएनए की जब स्टडी करते हैं, तो एक तो कैरियोटाइप और एक आइडियोग्राफ। कैरियोटाइप मतलब ऑल क्रोमोसोम सेट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ ए सेल रिप्रेजेंट बाय डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ए मैप विच इज़ नोन एज द कैरियोटाइप। मतलब कैरियोटाइप की अगर जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप की अगर हम बात करते हैं, तो कैरियोटाइप क्या है, सभी जो क्रोमोसोम्स है उसको मॉर्फोलॉजी के आधार पर अगर हम डायग्राम बना करके उस डायग्राम बनाते हैं तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं। आइडियोग्राम कैरियोटाइप का एक दूसरा प्रूफ है, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में दर्शाते हैं। मतलब सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स, उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में छोटा। तो ये सीक्वेंस में चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हम इनको अरेंज करके अगर कोई एक डायग्राम बनाते हैं पूरा, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या पर्टिकुलर प्लांट्स या पर्टिकुलर जो एनिमल्स हैं उसका जो डायग्राम बनाता है उसको हम आइडियोग्राम के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में दो शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं, एक तो ऑटोसोम्स और एक होता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी भी जीव के सभी जो लक्षण हैं उनको निर्धारित करते हैं, उनके सारे लक्षण उनमें प्रेजेंट रहते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्स संबंधित जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मेल का बढ़ना, फीमेल का बढ़ना, और उनमें होने वाले जो चेंजेस हैं वो सारे के सारे जो जीन्स इसको निर्धारित करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो उसको निर्धारित करते हैं ये मेल प्लांट्स होगा, फीमेल प्लांट्स होगा, फीमेल एनिमल्स होगा या फीमेल एनिमल्स होगा, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उन सेक्स क्रोमोसोम्स में होती है। तो जनरली जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें, तो इसका करीब डीएनए जो होता है, डीएनए करीब इसमें 35% होता है। आरएनए इसमें जनरली 5% होता है जो इससे एसोसिएटेड रहता है, लेकिन ये एग्जैक्टली इसका पार्ट नहीं होता है। देन उसके बाद में या हम ये कह सकते हैं डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कई बार उसी में एसोसिएटेड रहता है, तो इसका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो करीब 5% तक आरएनए उसमें मिल जाता है। तीसरा है इसमें प्रोटीन्स स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन्स दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। स्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर के होते हैं, और जैसा कि आपको पता है इसमें जो स्टोन प्रोटीन है वो H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये मतलब 5 टाइप के स्टोन प्रोटीन्स इसमें मिलते हैं। और जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडल्स में अगर आपने पढ़ा हो तो H1 जो स्टोन प्रोटीन है वो लिंकर डीएनए एसोसिएटेड होता है, और ये H2A, H2B, H3 और H4 ये दोनों कर इनके चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल्स रैप होकर के ऑक्टामर बनाता है। ये H1 और H2A, H2B, H1 लिंकर डीएनए और ऑक्टामर दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं अब फिर वापस एक दूसरे से सुपर कोइलिंग होकर के फिर ये क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर आगे जाकर के कंडेंस होकर के मेटाफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा स्टोन प्रोटीन्स के अलावा कुछ एसिडिक नेचर के दूसरे नॉन स्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं,
जो इसमें क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुछ मिनरल एलिमेंट्स भी क्रोमोसोम्स की जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तब हमें मिलते हैं, और इनमें से जो मुख्यतः जो मिलने वाले केमिकल हैं उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और जिंक है। जिंक इज एसेंशियल फॉर जीन रेगुलेशन। ये तो कुछ केमिकल्स हैं जो क्रोमोसोम्स का जब केमिकल एनालिसिस करते हैं तब हमें जनरली ये इनके साथ में मिलते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट एक तरह से क्रोमोसोम्स का इंट्रोडक्शन है। अदरवाइज क्रोमोसोम्स की जब स्टडी हम करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। किस तरह से एक क्रोमोसोम्स की फोल्डिंग होती है, क्रोमोसोम्स का बेसिक फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम्स की अनफोल्डिंग किस तरह से होती है, फोल्डिंग कैसे होती है, तो बहुत सारी इसमें स्ट्रक्चर इसमें एसोसिएटेड रहती है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें एसोसिएटेड रहते हैं, जिनका डिस्कस हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू।